हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे हाई जोश के साथ कर रहे होंगे। और आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये तो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारा दिमाग बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, हमें तो यही नहीं पता, तो विकास प्रक्रिया को कैसे बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आज की इस वीडियो के बाद जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो भी सब कुछ जान जाएगा, और जिन्हें ऑलरेडी पता है देन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो वीडियो को एंड तक देखता है तो ज़रूर उसके प्रीवियस नॉलेज में समथिंग न्यू ऐड होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कई सवालों के साथ समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि द फर्स्ट इज दैट संयुक्त राष्ट्र का इतिहास क्या रहा, एंड द सेकंड संयुक्त राष्ट्र संघ को क्यों बनाया गया, एंड थर्ड है संयुक्त राष्ट्र को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, एंड द लास्ट इज संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी यूएनओ के बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप लोग एक कंफर्मेशन कर लो कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं, और स्टूडेंट्स साथ के साथ ये भी चेक कर लेना कि बेल आइकन को ऑन किया है या नहीं। और अगर सब कुछ ओके हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के इतिहास से। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 यानी 1920 में राष्ट्र संघ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि लीग ऑफ नेशन क्यों बना, तो इसका जवाब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व को एक बात की प्रेरणा मिली कि विश्व में कोई एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन तो जरूर होना चाहिए जो कि वर्ल्ड वार जैसी भयानक घटना को होने से रोक सके और देशों के बीच होने वाले विवादों का हल बातचीत के द्वारा निकाल सके। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1920 यानी 1920 में इस बहुत ही जरूरी संस्था का निर्माण किया गया। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों की ही वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, तो मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा कि हो सके तो आप पहले उसे देख लें उसके बाद इसे देखें, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बातों को समझने में थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। और जिन्होंने देख रखा है वो वीडियो पर बने रहें। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि हमने जब लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ को बना ही लिया था, तब ऐसे में एक दूसरी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर ये वही संस्था है बस केवल इसका नाम बदल दिया गया है। चलिए जानते हैं कि हकीकत क्या है। स्टूडेंट्स, हुआ ये कि लीग ऑफ नेशन को जब हमने बनाया था उसी के कुछ वर्षों बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। मतलब साफ है, हमने जिस काम को रोकने के लिए इसका निर्माण किया वही फिर से शुरू हो गया, यानी लीग ऑफ नेशन अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और सेकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने से इसकी कमियां और कमजोरियां पूरे विश्व के सामने आ गईं। तब ऐसे में स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता पूरे विश्व ने महसूस की, जिसके परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। स्टूडेंट्स, अब अगर हमें ये पता चल गया कि संयुक्त राष्ट्र क्या है और कब बना, तो अब अगली बारी है कि मोटा मोटा ये जान लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ युद्ध ही क्यों होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आपके जवाब का इंतज़ार मेरा कमेंट बॉक्स करेगा। खैर अपनी छोड़ो, मुझे क्या लगता है स्टूडेंट्स कि युद्ध क्यों होते हैं ये जानो। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि वैसे तो देशों को आपस में युद्ध करने की बहुत सी वजह हो सकती हैं, मगर विश्व युद्ध जैसे भयानक युद्ध तभी होते हैं जब विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास का ढर्रा अपना संतुलन खो देता है। ऐसे में कुछ देशों की स्थिति अच्छी तो कुछ की बहुत खराब हो जाती है। तब ही ऐसी सिचुएशन में विश्व युद्ध जैसे भयानक युद्ध होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन कभी बने ही ना, बस यही मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। स्टूडेंट्स,
अब अगर आपने इतना समझ लिया तो समझो कि बहुत कुछ समझ लिया। और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube के मालिक को भी ये बात समझ आ जाए कि आपने YouTube का सही से फ़ायदा उठाया है। स्टूडेंट्स, अब अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए लास्ट पॉइंट और सीख लेते हैं, जो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत करके ही सुने, ताकि आगे की जो बात आपको पता चले वो माइंड में सीधे प्रवेश कर जाए और हमेशा के लिए वहीं सेट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यूएनओ काम कैसे करता है ये जानने के लिए चलिए हम विंस्टन चर्चिल जी की इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने कहा कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस पॉइंट को कि कितना अच्छा हो यदि हम हथियार लड़ाने की बजाय एक दूसरे से ज़बान लड़ाएं। और स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक भी बताती है कि यूएनओ के सार्वजनिक सूचना और संचार के सचिव मिस्टर शशि थरूर ने चर्चिल की इस बात पर टिप्पणी की, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष हूबहू पेश करता हूँ। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शशि थरूर ने ये टिप्पणी तब करी होगी जब किसी ने यूएनओ के बारे में तंज कसते हुए ये कहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ बतकही की चौपाल है। मतलब यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल बातें बनाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा कंफर्म नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ये कहानी आपके सामने बुन दी। अब स्टूडेंट्स, शशि थरूर ने क्या कहा हम ये पढ़ते हैं। बतकही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या ये बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, वनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इन लाइनों को पढ़कर आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। और अगर आसान भाषा में समझना हो तो यूएनओ बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा संसद, क्योंकि यूएनओ का अपना मुख्यालय है जहां यूएनओ की वार्षिक बैठकें होती हैं और इमरजेंसी के वक्त ठीक वैसे ही बैठकें बुला ली जाती हैं जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में लगती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये समझा कि यूएनओ के पास अपना मुख्यालय है जहां 193 सदस्य देश शामिल होते हैं और हर देश के पास एक अपना वोट अधिकार भी होता है। इसके साथ ही यूएनओ के पास अपना खुद का एक चार्टर भी है, यानी उद्देशिका, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास अपने कार्यों को करने की नियमावली है और कार्यों को अंजाम देने के लिए कई सारे अंग हैं और बहुत सी एजेंसियां हैं जो पूरे विश्व स्तर पर कार्य करती हैं, जिनकी सहायता से यूएनओ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देता है। इसके अलावा यूएनओ की मदद के लिए कुछ स्वतंत्र संस्थाएं भी हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है टॉपिक को क्लियरली समझाने की, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा लेते हुए आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप लोग नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए प्लीज़ लाइक या कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी आ रही है। यदि कोई कमी लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको फ़ायदेमंद लग रही है तो लाइक करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।